नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी के सर शशि शरण सर के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 इतिहास, जो सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और इसी बुक से आज जो है कि क्लास 11th का अध्याय 2 का डिस्कशन करेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी साथी इससे पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, क्लास 9, 10th, 8, वो सभी साथी प्लेलिस्ट में जा करके क्लास को देख सकते हैं। और जो भी साथी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं, वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो है यूरोप का क्षेत्र को शामिल किया जाता है, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र को शामिल किया जाता है और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। कह रहा है कि रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि निम्न में से पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। तो पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है, तो हाथ से लिखी पुस्तक। ठीक है, हाथ से लिखी पुस्तक को हम बोलते हैं पांडुलिपि। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया गया है कि रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज और भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोतों में शामिल है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता था, क्योंकि ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि। दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पैपारस, पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो रोमन साम्राज्य के इतिहास के जो प्राचीन जानकारी के स्रोत है वो जो है कि पाठ्य सामग्री भी है, भौतिक अवशेष भी है और प्रलेख या दस्तावेज भी है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि खाली स्थान एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र के नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार किया जाता था। तो कौन सा मतलब जो है कि पौधे के बारे में बात कर रहा है, तो पपाई रस के बारे में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, पपाई रस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि रोम और किस देश के लोग जो है कि आपस में प्रतिद्वंदी थे, यह आपस में लड़ते रहते थे। तो ईरान देश के लोग के प्रतिद्वंदी थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, रोम और ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, जो आपस में क्या करता था, तो लड़ते झगड़ते रहता था। ठीक है। डिस्कशन में दिया गया है कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य यूरोप तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये 2 साम्राज्य रोम और ईरान थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में आपस में लड़ते रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे से बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि पहली शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप,
उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में दो सशक्त साम्राज्यों रोम और ईरान का शासन था। तो ये सही है। दूसरा कथन में दिया है कि उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे दजला नदी बहा करती थी जो अलग करती थी। तो दजला नहीं बल्कि फरात नदी बहा करती थी, तो इसीलिए दूसरा कथन गलत है। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। तो ये सही है। कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। तो ये भी सही है। तो हमको करा था कौन सा कथन असत है, तो केवल 2 कथन असत है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है रोम और ईरान साम्राज्य के किस नदी के द्वारा एक दूसरे के अलग होते हैं। तो किस नदी के द्वारा, तो फरात नदी के द्वारा। था हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था, तो भूमध्य सागर को। किसको, भूमध्य सागर को। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें किस वर्ग को शामिल किया गया था। किस वर्ग को शामिल किया गया था, तो कुलीन वर्ग को शामिल किया गया था, अभिजात वर्ग को शामिल किया गया था, जमींदार को शामिल किया गया था। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी को शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। हम विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। तो सही है। रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो ये भी सही है। साम्राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती थी लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु फारसी और स्पेनिश भाषाओं का प्रयोग होता था। तो ये गलत है। तो हमको करा था कौन सा कथन असत है, तो केवल 3 कथन असत है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया गया है कि 2 महाशक्तियों तथा उनके संबंधी साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इनके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातीनी तथा यूनानी भाषाओं का प्रयोग होता था। कौन सी भाषा का, तो लातीनी तथा यूनानी भाषा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, तो उसको प्रिंसिपेट बोलते थे। क्या बोलते थे, प्रिंसिपेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रिंसिपेट बोला जाता था, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 के ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व तक के कौन से 2 सशक्त राज्य थे। तो कौन से 2 सशक्त राज्य थे, तो रोम और ईरान थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी शासन व्यवस्था जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित था। तो किसमें था, तो गणतंत्र में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। डिस्कशन में दिया है कि इस साम्राज्य में गणतंत्र यानी रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित था। सेनेट में धनवान परिवार के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था जिन्हें अभिजात कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है बलात् भर्ती वाले सेना किस राज्य की थी। तो किस राज्य की थी, तो फारस की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि जो है कि ये कथन दिया गया है 21 शासक के बारे में दिया गया है, उसके बारे में बताना है। कह रहा वह रोमन सम्राटों की लंबी पंक्ति में दूसरे स्थान पर था। वह अगस्टस का स्वाभाविक पुत्र नहीं था। तो ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये टिबेरियस के बारे में कहा गया। उन्होंने प्रिंसेट की स्थापना की। तो ये भी कौन शासक के बारे में कहा जा रहा है, तो टिबेरियस शासक के बारे में कहा जा रहा है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसमें कह रहा है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के एक प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? तो कौन थे? तो अभिजात वर्ग था। कौन था? अभिजात वर्ग। हमारा आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है कि संक्षेप में सम्राट अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम समांतर गृह युद्ध होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इसमें कह रहा है रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? तो किस बात के लिए जाना जाता है? तो राज्य में शांति, आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजय के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से गृह युद्ध का उद्देश्य क्या था? तो गृह युद्ध का उद्देश्य था सत्ता को हथियाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन में दिया गया है रोमन साम्राज्य में सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सीनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। तो ये सही है। सीनेट सेना से घृणा करती थी और उसे डरती थी, ये भी सही है। तीसरा कथन में कि सामाजिक वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी थे। तो ये जो है कि गलत है। ठीक है। रोमन साम्राज्य में राज्य का सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। तो ये भी सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि संक्षेप में सम्राट जो है अभिजात वर्ग सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी थे। तीसरा कथन मेरा गलत होने का कारण यह था कि इसमें सामाजिक वर्ग, मध्यम वर्ग की बात कर रहा है, लेकिन सम्राट अभिजात वर्ग सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इसमें कह रहा है कि केसियस डीओ के अनुसार वहां पर भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लाल इत नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। उपर्युक्त कथन में इतिहासकार किसके संदर्भ में जो है कि कह रहा है? तो किसके संदर्भ में कह रहा है? तो ये कह रहा है त्राजान के संदर्भ में। तो हमारा आंसर हो जाएगा त्राजान यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से दिनारियास क्या है? तो दिनारियास क्या है? तो चांदी का सिक्का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसमें कह रहा है कि रोमन साम्राज्य का चांदी सिक्का का वजन कितना ग्राम था? तो कितना ग्राम है? तो 4.5 ग्राम। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसमें कह रहा है हेरोड के राज्य में प्रति वर्ष कितना मिलियन दिनार के बराबर धन प्राप्त होता था, जो मतलब जो है 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 54 लाख दिनारियस के मिलियन के बराबर होता था। तो आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन में दिया है कि रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। तो ये सही है। दूसरा कथन में दिया है कि भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़ी शहरी केंद्र जैसे कि कार्थेज, सिकंदरिया एवं आर्टियोक साम्राज्य प्रणाली के मूल आधार थे। तो ये भी सही है। दिनारियस रोम का एक सोने का सिक्का होता था जिसे लगभग 5.5 ग्राम विशुद्ध सोना होती थी। तो ये गलत है। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी, जिससे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होता था। तो ये सही है। तो हमको करा था कौन सा कथन जो है कि सही है? तो 1, 2, 4 कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सीनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? तो गैलिनस के सेना पर पाबंदी लगा दिया था सेवा करने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा शहरी केंद्र जिसके अपने दंडनायक नगर परिषद और अपना एक सुनिश्चित राज क्षेत्र था, जिससे उसमें अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोम। डिस्कशन में दिया गया है कि रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसी शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक यानी मजिस्ट्रेट, नगर परिषद यानी सिटी काउंसिलिंग और अपना एक सुनिश्चित राज क्षेत्र था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रोमन शहरी जीवन की एक उल्लेखनीय विशेषता थी? तो कौन सा विशेषता था? तो सार्वजनिक स्नान घर यानी सार्वजनिक स्नान घर। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की खास विशेषता थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसमें कह रहा है रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था? तो कितने दिन होता था? तो 176 दिन होता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि प्रांतों से लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक होने के कारण साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों की दृष्टि से इटली का पतन हो चला गया। तो ये सही है। दूसरा कथन में है कि इटली के पतन के बाद भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भाग जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए सम्राट वर्गों का उदय हो रहा था। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई कथन जो है कि असत्य नहीं है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इसमें कह रहा है निम्न में से किस शासक ने रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा भी कर लिया था? तो कौन साम्राज्य कर लिया था? तो शाहपुर प्रथम ने कर लिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, जो तीसरी शताब्दी में आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर के सामने आई। तो सही है। दूसरा कथन में है कि ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर करके सामने आया। ये भी सही है। ईरान के शासक तिबेरियस ने रोमन साम्राज्य की सफाया कर रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया। गलत है। कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज समुदाय ने रैन तथा डेन्यूब नदी के सीमा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तो सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसमें कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया हुआ है कि रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषता में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों संयुक्त परिवार का व्यापक रूप से चलन था। तो ये गलत है। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। सही है। दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था क्योंकि देशवासियों के लिए परिवार की यह अवधारणा थी। भी सही है। समानता गणतंत्र के परिवर्तित काल तथा विवाह का ऐसा रूप था, पत्नी अपने पति की संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी तथा किंतु अपने पैतृक परिवार में अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल एक कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप कौन थे? तो कौन थे? तो सेंट अगस्टिन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है सेंट अगस्टिन 354 से 430, 396 से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान था। बिशप लोग ईसाई समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और अक्सर वे बहुत शक्तिशाली होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसमें कह रहा है रोमन साम्राज्य के किस नगर में साक्षरता का ठोस प्रमाण मिलता है? तो कहाँ पर? तो पोम्पाई में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। कह रहा है पोम्पाई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाओ साक्षरता व्यापक रूप में विद्यमान थी। पोम्पाई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखन पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसमें कह रहा है कि रोम साम्राज्य में साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि पोम्पाई नगर जो 79वीं ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, जहां साक्षरता का ठोस परिणाम मिलता है। सही है। मिस्र में आज भी सैकड़ों पेम्पायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे गए हैं। तो ये भी सही है। रोमन साम्राज्य में साक्षरता निश्चित रूप से सभी वर्गों के लोगों में व्यापक थी। भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर की दीवार पर मजाकिया विज्ञापन लगा है कि दीवार तुम धन हो, अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भरभरा कर गिरी नहीं। तो ये किसके बारे में कहा? तब पोम्पई के बारे में कहा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसमें कह रहा है रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में सही है।
तो पहला कथन में दिया है कि धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता था, तो सही है। बोलचाल की अनेक भाषाएं थी, भी सही है। वेशभूषा की विविध शैली था, ये भी सही है। तरह 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 का भोजन था, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इसमें मिलान करना है। नगर दिया है और उसकी भाषा दिया गया है, ठीक है। तो करा मिस्र, मिस्र की भाषा को हम क्या बोलते थे? मिस्र की भाषा को जो है क्या बोलते थे? तो मिस्र की भाषा को बोलते थे कॉप्टिक 81। और उत्तरी अफ्रीका का जो भाषा होता था उसको बोलते थे प्यूनिक। और स्पेन का जो भाषा है उसको कोटिल। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है कि बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें कह रहा है एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? तो एम्फोरा शब्द का संबंध जो है कि लेखन सामग्री से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसमें कह रहा है रोम में मोंटी टेस्टेक्यू स्थल पर लगभग कितने से अधिक मटकों के अवशेष मिले? तो 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष मिले। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इसमें कह रहा है रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार करना क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि गलत है, ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्ठों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिनसे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था, सही है। गेहूं, अंगूरी, शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी जिसका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, ये भी सही है। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की धुलाई ऐसे मटकों या कंटेनर में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे, ये भी सही है। रोम में एडेसा स्थल जहाँ पर 5 करोड़ से अधिक मटकों का अवशेष पाए गए, तो ये गलत है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन गलत है, तो केवल 4 कथन गलत था, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इसमें कह रहा है स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो स्पेन जो है कि जैतून का तेल के व्यापार के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इसमें कह रहा है रोमन साम्राज्य में सबसे अधिक बढ़िया किस्म की शराब कहाँ से मांगे जाती थी? तो कहाँ से? तो कैंपेनिया से। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कैंपेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इसमें कह रहा है रोमन साम्राज्य में दासों और गुलामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही की जाती थी, सही है। साम्राज्य के उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्रायः सहानुभूति रखते थे, दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, तो ये गलत है। तीसरा कथन में दिया है कि रोम में सरकारी निर्माण कार्य पर गुलाम दासों के विपरीत भाड़े के मजदूरों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि गुलाम दासों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था, उनके अनेक खर्च भी उठाने पड़ते थे, ये भी सही है। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वाले दास प्रजनन तथा वेतनभोगी मजदूरी जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1, 3, 4 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इसमें कह रहा है निम्न में से किसके शासन काल में एक दास द्वारा ल्यूनियास पेदनियास सेकेंड्स की हत्या के पश्चात पुराने रीति रिवाज के अनुसार एक छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दासों को फांसी देने की घोषणा की गई? तो ये कहाँ पर? तो नीरो में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इसमें कह रहा है कि निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को छोटे छोटे दलों में विभाजित करने की सिफारिश किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो कोलू मेल्ला ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसमें कह रहा है निम्न में से सिकंदरिया की फ्रैंकीसेंस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किसने किया? तो किसने किया था? तो ये प्लिनी ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इसमें कह रहा है 66वीं ईस्वी में यहूदी विद्रोह क्रांतिकारियों ने रोम शासन के विरुद्ध कहाँ पर की थी? तो कहाँ पर किया था? तो जुरैया में किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इसमें कह रहा है रोम साम्राज्य की सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेटरों की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटरों अभी भी इतालवी परिवारों के थे, तो सही है।
इतिहासकार टेसियस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन सेनेटर, शाब्दिक अर्थ, आश्रोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सामान्य वर्ग जिनका संबंध मतलब जो है कि महान घरानों से था, फुहर निम्न वर्ग यानी कमिनकारू जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे, और अंतः दास थे। तो ये भी कथन जो है कि क्या है, सही है। टेसियस द्वारा उल्लेखित पहले दो समूह फुहर और दास को एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके हैं, ये गलत है। आश्रारोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप में दूसरे सबसे अधिक शक्तिशाली धनवान समूह था, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4 कथन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इसमें कह रहा है रोम साम्राज्य का परिवर्तित काल में किसके शासन काल में आरंभ हुआ था। तो किसके काल में आरंभ हुआ था, तो कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल में आरंभ हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इसमें कह रहा है निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखा कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। तो ये किसके बारे में कहा गया है, तो ओलिम्पियोडोरस के बारे में, ओलिम्पियोडोरस के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इसमें कह रहा है कि रोम साम्राज्य के परिवर्तित काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है, ठीक है। तो पहला कथन में दिया गया है कि परिवर्तित काल में 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई क्योंकि स्पेन के खानों में चांदी मिलना बंद हो गई थी। तो सही है। कॉन्स्टेंटाइन के सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परिवर्तित समूचे पुस्तकालय में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। तो ये भी सही है। रोम साम्राज्य का परिवर्तित काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे क्योंकि उन्हें अपना वेतन चांदी के रूप में मिलता था। तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, असत कथन ढूंढना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 कथन जो है असत है। डिस्कशन में दिया गया है कि परिवर्तित साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दी में प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई क्योंकि स्पेन के खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी। सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परिवर्तित समूचे पुस्तकालय में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परिवर्तित काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग के अपेक्षाकृत बहुत धनी थे क्योंकि उन्होंने अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कह रहा है कि किस शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई है। तो कौन शब्द का प्रयोग यूज करते हैं, तो परिवर्तित काल का शब्द का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है कि ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इसमें कह रहा है कि किस सम्राट ने साम्राज्य के विस्तार को छोटा कर साम्राज्य में किले बनवाए और प्रांतों को पुनर्गठन कर सेनापति को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दिया। तो किसके बारे में कह रहा है, तो ये कह रहा है डायोक्लिसियन के बारे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इसमें कह रहा है कि पूर्ववर्ती काल के किस शासक ने सॉलिडस नामक सोने के सिक्के चलाया। तो कौन चलाया था, तो कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि असत्य है। कह रहा है कॉन्स्टेंटाइन ने सेलिडियस नामक सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी बना हुआ था। तो ये गलत है, ठीक है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन गलत है, तो पहला ही कथन जो है कि गलत है, तो आंसर हो जाएगा ये। अब डिस्कशन में दिया गया है कि कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तन के पुख्ता बने, अपनी ओर भी कुछ परिवर्तन किए। इसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्रों में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया था जो 4.5 शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इसमें कह रहा है कि रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा धर्म था। तो कौन सा धर्म था, तो यहूदी धर्म था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इसमें कह रहा है कि भूमध्यसागरीय क्षेत्र में प्लेग से प्रभावित होने के पश्चात जर्मन मूल किस समूहों ने सबसे बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले अपने राज स्थापित कर लिए जिन्हें रोमोत्तर राज कहा जाने लगा। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो गोथ के बारे में, लोम्बार्ड के बारे में, वेडल के बारे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहीं पर जो है कि आज का डिस्कशन समाप्त होता है।
आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।